हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेजिडेंट इविल अपोकलिप्स मूवी के बारे में। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको इस पार्ट की कहानी और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलिस से, जो बताती है कि कैसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक खतरनाक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक जानलेवा वायरस के लीक हो जाने से लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा हो उठते हैं और डरावने ज़ॉम्बी बन जाते हैं। एलिस किसी तरह इस नरक से बच निकलती है, लेकिन तभी कंपनी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं मैट पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका होता है, इसलिए वैज्ञानिक उसे प्रयोग के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के नीचे मौजूद हाइव नाम की जगह का एक सीक्रेट एंट्रेंस दिखाया जाता है, जहां अम्ब्रेला के कुछ साइंटिस्ट पहुंचते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर आगे बढ़ते हैं, सैकड़ों ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद अम्ब्रेला के कुछ कर्मचारी डॉक्टर एशफोर्ड के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी बेटी के बिना जाने से इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद अम्ब्रेला कंपनी के लोग उन्हें जबरन अपने साथ ले जाते हैं और उनकी बेटी को स्कूल से पिक करने निकलते हैं, लेकिन बेटी को लाते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कहानी 13 घंटे आगे बढ़ती है, जहां पूरा शहर तबाही से घिरा होता है और ज़ॉम्बीज हर तरफ लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। इसी बीच पुलिस की एक स्पेशल ऑफिसर वैलेंटाइन स्टेशन पहुंचती है और वहां मौजूद ज़ॉम्बीज से भिड़ जाती है। वो एलजे नाम के एक बंदे को भी छुड़ा देती है। वहीं दूसरी ओर अम्ब्रेला का लीडर केन एलिस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे नींद से जगाता है। एलिस की बॉडी में कई नीडल्स लगी होती हैं, जिनकी वजह से वो दर्द से कराह रही होती है। वो खुद को छुड़ाकर जैसे तैसे बाहर निकलती है और देखती है कि शहर अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके बाद पता चलता है कि रैकून सिटी को चारों तरफ से एक बड़ी दीवार से घेर दिया गया है और सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है, जहां से बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं वैलेंटाइन अपने पुराने साथी पेटन को ढूंढते हुए उसी गेट तक पहुंचती है और आखिरकार उससे मिल जाती है। लेकिन तभी वहां खड़े लोगों के बीच अचानक एक आदमी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और वो पेटन को काट लेता है। ये पूरा मंजर ऊपर से केन देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि वायरस अब एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये देखकर केन तुरंत आदेश देता है कि एग्जिट गेट को बंद कर दिया जाए। नतीजा ये होता है कि कई लोग शहर के अंदर ही फंस जाते हैं। इसके बाद केन वहां मौजूद लोगों से कहता है कि सभी अपने घरों को लौट जाएं। जब लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दे देता है। मजबूरन जान बचाने के लिए सभी लोग वापस लौटने लगते हैं। उधर डॉक्टर एशफोर्ड को दिखाया जाता है, जो अब भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश में लगे होते हैं। केन उनके पास आता है और उन्हें शहर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर अपनी बेटी को छोड़े बिना जाने को तैयार नहीं होते और वहीं कैंप में रुक जाते हैं। डॉक्टर एशफोर्ड अपनी बेटी की लोकेशन पता लगाने के लिए उसके पर्सनल ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लड़की अब भी स्कूल में फंसी हुई है। अब वो शहर के सीसीटीवी कैमरों को हैक करके कुछ जिंदा लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उन्हें एलिस नजर आती है, जो लैब से निकलने के बाद अब भी बाहर घूम रही थी। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंचती है जहां उसे हथियार और कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसके जहन में एक्सपेरिमेंट की बातें लौट आती हैं, जब वैज्ञानिकों ने उसकी बॉडी में टी वायरस इंजेक्ट किया था। इस वायरस के कारण उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। इधर डॉक्टर एशफोर्ड कैमरों के जरिए वैलेंटाइन, पेटन और एक महिला रिपोर्टर को देखते हैं, जो जिंदा बचने के लिए एक पुराने चर्च में शरण लेते हैं। चर्च के अंदर उन्हें एक शख्स मिलता है, जो उन्हें गन पॉइंट पर रोकता है और कहता है, ये जगह पहले मैंने ढूंढी थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लेकिन बाकी लोग समझाते हैं कि वे सब मिलकर यहाँ रह सकते हैं। तभी चर्च का फादर आता है, जो उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन इस दौरान वैलेंटाइन को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वो दूसरे कमरे की जांच करने जाती है। वहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो चर्च के फादर की बहन होती है। लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि वो औरत ज़ॉम्बी बन चुकी है और कुर्सी से बंधी हुई है। फिर खुलासा होता है कि फादर अब तक अपनी मरी हुई बहन को इंसानों का मांस खिला रहा था। इससे पहले कि वैलेंटाइन उस ज़ॉम्बी को शूट करे, वो ज़ॉम्बी अचानक फादर पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। उधर चर्च के अंदर पेटन और बाकी दोनों को एहसास होता है कि वहां कोई खतरनाक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। वे सब मिलकर उस अजीब सी चीज को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक वो मॉन्स्टर झपट्टा मारकर उनके एक साथी पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। ये देख वैलेंटाइन बुरी तरह घबरा जाती है। पेटन तुरंत उसे अपनी ओर खींचकर कहता है, यहाँ ऐसे 3 और मॉन्स्टर हैं, हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं।
वो सब मिलकर मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं और मॉन्स्टर उन पर झपटने ही वाला होता है। तभी वहां एलिस बाइक पर सवार होकर आती है और बिना वक्त गंवाए बाइक को मॉन्स्टर की तरफ फेंककर उस पर गोली चला देती है। बाइक धमाके से फट जाती है और मॉन्स्टर भी साथ में उड़ जाता है। इसके बाद एलिस बाकी बचे तीनों मॉन्स्टर्स को भी बारी बारी से खत्म कर देती है। दूसरी तरफ शहर की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। अब बड़ी संख्या में लोग वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी में बदल रहे थे और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स को भी अपना शिकार बना रहे थे। हालांकि कुछ सोल्जर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। उधर एलिस अपने बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि पेटन भी वायरस से संक्रमित हो चुका है। वो उसे शूट करने ही वाली होती है, लेकिन वैलेंटाइन उसे रोक देती है और कहती है कि अभी ऐसा करना सही नहीं होगा। इसी बीच अचानक पास ही मौजूद एक कब्रिस्तान की जमीन फटने लगती है और नीचे से मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलने लगते हैं। वे सब एक साथ हमला बोलते हैं। एलिस तुरंत मोर्चा संभालती है और एक एक कर उन ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि एलिस और उसके साथी वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाते और मजबूरन वहां से जान बचाकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मुख्य अधिकारी को दिखाया जाता है, जिसने एक और बेहद खतरनाक मॉन्स्टर को कैद कर रखा है। वो लोग अब उसे एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी ओर कार्लोस और उसके कुछ साथी जो अम्ब्रेला के सोल्जर्स हैं, एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देखकर उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो एक अम्ब्रेला की सीक्रेट लैब तक पहुंचते हैं, जहां हेलीकॉप्टर कुछ हथियारों से भरे बॉक्स गिराता है। लेकिन जब वो बॉक्स खोले जाते हैं तो पता चलता है कि अंदर से सभी हथियार गायब हैं। उसी वक्त उनके साथ मौजूद तीसरा साथी, जो पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका था, अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और कार्लोस को काट लेता है। दूसरी तरफ हमें स्टार टीम के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो एक इमारत की छत पर बैठकर ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है। तभी वहां एलजे आता है, जिसे वो ऑफिसर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन जल्द ही वहां अम्ब्रेला का बनाया गया वो मॉन्स्टर पहुंच जाता है, जो हथियारों से लैस होता है। छत पर मौजूद ऑफिसर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर रॉकेट लॉन्चर से उसे उड़ा देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर स्टार टीम के बाकी सदस्यों को भी एक एक कर मार डालता है, क्योंकि उसे सिर्फ उन्हीं को खत्म करने का आदेश मिला होता है। लेकिन एलजे को वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो टारगेट में शामिल नहीं होता। उधर जब एलिस आगे बढ़ रही होती है, तभी एक फोन की घंटी बजती है। कॉल पर डॉक्टर एशफोर्ड होता है, जो एलिस से कहता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ दे, जो अभी एक स्कूल में फंसी हुई है। बदले में वो एलिस और उसके साथियों को शहर से बाहर निकलने में मदद करेगा। एलिस को ये भी पता चल जाता है कि अम्ब्रेला जल्द ही पूरे रैकून सिटी को न्यूक्लियर बम से उड़ाने वाली है, ताकि कोई ये न जान पाए कि वायरस उन्होंने ही फैलाया था। अब एलिस अपने साथियों के साथ एशफोर्ड की बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ अजीब महसूस होते ही पेटन आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और पेटन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। क्योंकि पेटन और वैलेंटाइन दोनों ही स्टार के सदस्य थे, इसलिए वो मॉन्स्टर उन्हें भी निशाना बनाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एलिस पर पड़ती है, वो और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लीडर केन चाहता था कि एलिस और वो खतरनाक मॉन्स्टर आपस में लड़ें, ताकि ये देखा जा सके कि असली ताकतवर कौन है। शुरू में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के पास एडवांस हथियार होने की वजह से वो एलिस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एलिस हार मानने वालों में से नहीं थी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ जब वैलेंटाइन रिपोर्टर के साथ एक गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहां पेटन पहुंचता है, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। मजबूरी में वैलेंटाइन को उसे शूट करना पड़ता है और वो दुख के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में उन्हें एलजे मिल जाता है, जो उनसे लिफ्ट मांगता है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर स्कूल पहुंचते हैं और डॉक्टर एशफोर्ड की बेटी एंजेला की तलाश शुरू करते हैं। तभी उनकी मुलाकात कार्लोस से होती है, जो बताता है कि उसे भी डॉक्टर एशफोर्ड ने फोन करके अपनी बेटी को ढूंढने का जिम्मा सौंपा था। इधर रिपोर्टर जब एक क्लासरूम के अंदर जाती है, तो वहां कई ज़ॉम्बी बच्चे उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह नोच डालते हैं। उसकी चीख सुनकर वैलेंटाइन वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी बच्चे गायब हो चुके होते हैं। वहीं उसे एंजेला मिल जाती है और वह उसे सुरक्षित बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड डॉग्स उन पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान निकोलाई आकर डॉग्स पर गोलियां चला देता है और एंजेला को लेकर निकलने को कहता है, लेकिन फिर अचानक कई डॉग्स उस पर झपट पड़ते हैं। फिर वे वैलेंटाइन की तरफ बढ़ते हैं। वैलेंटाइन गैस ऑन करके वहां आग लगाने की योजना बनाती है, लेकिन तभी एलिस वहां आ जाती है और जलती हुई सिगरेट गैस की ओर फेंक देती है। जोरदार ब्लास्ट होता है और सारे इन्फेक्टेड डॉग्स मारे जाते हैं।
यहीं पर एलिस को पता चलता है कि एंजेला को भी टी वायरस दिया गया है, लेकिन एंजेला के पास इसका एंटीवायरस भी होता है। तब ये भी सामने आता है कि बचपन में एंजेला के पैरों में कमजोरी थी और डॉक्टर एशफोर्ड ने टी वायरस को एक इलाज के तौर पर उसकी बेटी के लिए बनाया था, जो डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकता था। लेकिन बाद में ये वायरस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाथों में चला गया और उन्होंने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एशफोर्ड को भी मजबूरन उनके साथ काम करना पड़ा। इसके बाद एलिस शहर से बाहर निकलने का रास्ता जानने के लिए डॉक्टर एशफोर्ड को कॉल करती है। डॉक्टर बताते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए वो लोग इस शहर से निकल सकते हैं, लेकिन तभी केन डॉक्टर एशफोर्ड के पास पहुंच जाता है, जिसे अब ये पता चल चुका था कि डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए एलिस की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस को पता चलता है कि कार्लोस भी वायरस से संक्रमित हो चुका है, इसलिए वो उसे एंटीवायरस का इंजेक्शन देती है। इसके बाद वे सभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कैंप की तरफ बढ़ते हैं, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर मिलने वाला था। लेकिन कैंप की बिल्डिंग पर मौजूद एक गार्ड उन्हें देख लेता है, जिससे पहले एलिस उसे और फिर वहां मौजूद बाकी सारे सोल्जर्स को एक एक करके खत्म कर देती है। इसके बाद वे सब हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, केन वहां आकर उन्हें बंदी बना लेता है और उस भयानक मॉन्स्टर को हथियार नीचे रखने का आदेश देकर एलिस के सामने खड़ा कर देता है, ताकि दोनों के बीच आमना सामना हो सके। एलिस इस लड़ाई से इनकार कर देती है, पर केन धमकी देता है कि अगर वो नहीं लड़ी तो वो सभी को मार डालेगा। जब एलिस फिर भी मना करती है तो केन डॉक्टर एशफोर्ड को गोली मार देता है। ये देखकर एलिस मजबूरी में उस मॉन्स्टर से भिड़ने को तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दोनों जान की बाजी लगाकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। लड़ाई के दौरान एलिस चालाकी से उस मॉन्स्टर को एक लोहे की रॉड में फंसा देती है। तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त मैट है, जिसे अम्ब्रेला कंपनी ने प्रयोग करके एक मॉन्स्टर बना दिया था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर एलिस अंदर से टूट जाती है। उधर मैट को भी अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। इस मौके पर केन एलिस को आदेश देता है कि वो मैट को मार डाले, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है। तभी मैट अपने आप को रॉड से आजाद करता है, एक गन उठाता है और वहां मौजूद अम्ब्रेला के सोल्जर्स पर हमला कर देता है। एलिस भी उसका साथ देने लगती है। उसी दौरान वैलेंटाइन और कार्लोस भी अपने बंधनों से आजाद हो जाते हैं और सब मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इन सब घटनाओं के बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लीडर हालात को काबू में लाने के लिए परमाणु बम गिराने का आदेश दे देता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है, वहां उसे एलजे मिल जाता है, जो अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इस बीच बैकअप हेलीकॉप्टर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और एलिस पर अटैक शुरू कर देते हैं। हालांकि एलिस इन हमलों से किसी तरह बच निकलती है, लेकिन तभी दो और हेलीकॉप्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, वहां मैट पहुंच जाता है और लॉन्चर से दोनों हेलीकॉप्टर्स पर फायर कर देता है, जिससे जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इस धमाके में मैट भी अपनी जान गंवा देता है। दूसरी ओर एलिस भी बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन उसके साथी उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर केन को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देते हैं, जहां ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खत्म कर देते हैं और बाकी लोग हेलीकॉप्टर से वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन तभी न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से हेलीकॉप्टर तेज झटकों के कारण क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टीम क्रैश साइट पर पहुंचती है, जहां उन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है। हैरानी की बात यह थी कि वहां सिर्फ एलिस की बॉडी मिली, बाकी किसी और का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैकून सिटी में वायरस के फैलने की खबर मीडिया में फैल चुकी है, लेकिन अम्ब्रेला कंपनी इस खबर को झूठा बताकर ये दावा करती है कि शहर न्यूक्लियर रिएक्टर की दुर्घटना से तबाह हुआ है। वहीं वैलेंटाइन और कार्लोस को क्रिमिनल बताकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है और पुलिस उनकी तलाश में जुट जाती है। फिर कहानी 3 हफ्ते बाद की तरफ बढ़ती है, जहां अम्ब्रेला के रिसर्च सेंटर में एलिस को एक एक्सपेरिमेंटल विषय की तरह रखा गया है। एक वैज्ञानिक उसे एक्टिवेट करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरुआत में एलिस को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसका नाम पूछता है, उसे अपने साथ हुए सब कुछ याद आ जाता है। उसे ये भी याद आता है कि उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट के दौरान यही डॉक्टर भी मौजूद था। इसके बाद वो अपना नाम बताकर वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देती है। फिर सीन कट होता है और हमें सिक्योरिटी रूम दिखाया जाता है, जहां एक आदमी एलिस को कैमरे पर देख रहा होता है, लेकिन एलिस की एक घूरती नजर से ही वो बेरहमी से मारा जाता है। जैसे ही एलिस बाहर निकलती है, अम्ब्रेला के सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, वहां वैलेंटाइन अपने साथियों के साथ अम्ब्रेला ऑफिसर के रूप में पहुंच जाती है और एलिस को अपने साथ ले जाती है।
रिसर्च सेंटर से निकलते वक्त डॉक्टर उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसी समय वो किसी को आदेश देता है कि प्रोजेक्ट एलिस को एक्टिवेट कर दो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी का अगला पार्ट मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।